लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ दो ऑप्शंस जो ड्रॉर के पास होती है इन रिलेशन टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज वो डिस्कस करी थी। द फर्स्ट वन वाज कीपिंग द बिल टिल मैच्योरिटी, यानी कि ड्रॉर जो बिल है वो अपने पास रखेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के वक्त ऑन द ड्यू डेट वो ड्रॉई के पास जाता है पैसे लेने के लिए और ड्रॉई उसको पेमेंट कर देता है। ये पहला केस था। सेकंड केस हमने किया था कि जब ड्रॉर को पैसे की जरूरत पड़ती है और अभी ड्यू डेट या मैच्योरिटी की डेट बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं आई होती है, तो ड्रॉर हैज एन ऑप्शन टू गेट द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंक, और बैंक डिस्काउंट चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस अपने काट लेता है, और काटने के बाद बाकी के पैसे वो उसके बैंक में क्रेडिट कर देता है। और ड्यू डेट पर ड्रॉई पेमेंट करता है बैंक को। ठीक है, आज हम एक तीसरा केस कर रहे हैं। अगेन दिस इज द ऑप्शन ओनली अवेलेबल टू द ड्रॉर। ड्रॉर तीसरा काम क्या कर सकता है, वो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ मोड ऑफ सेटलिंग द पेमेंट टुवर्ड्स हिज क्रेडिटर यूज कर सकता है। यानी कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज वो किसी क्रेडिटर को दे सकता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज पेमेंट, और क्रेडिटर फिर जो पैसे है वो ड्रॉई से लेगा। एक एग्जांपल के थ्रू इस पूरे एंडोर्समेंट के सिचुएशन को समझते हैं। लेट अस से एक व्यक्ति है ए और एक है बी। ए है सेलर और बी है बायर। तो ए ने बी को सामान बेचा उधार पर, क्रेडिट पर। फिर ए ने बिल बनाया, सो ही बिकम्स द ड्रॉर, एंड वो बिल पे साइन कौन करेगा, ड्रॉई। सो अल्टीमेटली वो बिल साइन होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद, वो बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल रिसीवेबल किसके पास है, ए के पास है। ठीक है, अब ए चाहता है कि वो किसी सी को पेमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल ए के पास एक क्रेडिटर आता है और क्रेडिटर सी ए को बोलता है कि सर आपने मेरे पैसे देने हैं। अब ए के पास एक बिल रिसीवेबल पड़ा है, तो ए सी को एक बात बोलता है, वो कहता है कि ये जो बिल रिसीवेबल है ये सी मैं तुझे एंडोर्स कर देता हूं, मैं तुझे ये बिल एंडोर्स कर देता हूं। एंडोर्स करने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो आपके पास बिल होता है, आप उसकी बैक साइड पर बी को ये आदेश देते हो कि काइंडली पे दिस बिल रिसीवेबल अमाउंट टू सी। आप क्या लिख देते हो, आप बी को बोलते हो कि ये पैसे तुम मुझे मत पे कर, ये पैसे मेरे बिहाफ पर किसी सी को पे करते। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट। तो होगा ये कि जो बिल रिसीवेबल है वो बिल रिसीवेबल अब किसके पास आ गया है, सी के पास आ गया है। ठीक, अब सी क्या करेगा, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी सी बी के पास जाएगा पैसे लेने के लिए और बी को बताएगा कि ये जो बिल रिसीवेबल आपने ए को दिया था ये ए ने मुझे दिया है, सो कृपया करके आप ये पैसे मुझे पे कर दो अगेंस्ट दिस बिल रिसीवेबल, और वो बिल रिसीवेबल की बैक साइड पर अपनी एंडोर्समेंट दिखा देगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट का मतलब सिंपल सा है कि बिल रिसीवेबल जब ड्रॉर किसी और व्यक्ति को दे देता है, किसी और व्यक्ति के नाम पर बोल देता है बी को कि उसको पैसे पे कर दे मेरे बिहाफ पर, तो ये प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट कहलाया जाता है। ठीक है, प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक बात आपको याद रखनी है कि बी तो एक ही एंट्री पास करेगा जो हमेशा से करता आया है, वो क्या है, बीपी टू कैश। बी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे ए को दे रहा है उस बिल के अगेंस्ट, वो पैसे बैंक को दे रहा है उस बिल के अगेंस्ट, या वो पैसे इस सी को दे रहा है इस बिल के अगेंस्ट। ठीक है, एक और चीज याद रखो, जब एंडोर्समेंट होती है तो ए बन जाता है एंडोर्सर और सी बन जाता है एंडोर्सी। ठीक है, तो ए ने एंडोर्स किया तो वो एंडोर्सर, और सी ने वो बिल रिसीव किया तो वो एंडोर्सी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड टू एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल करते हैं। ऑन 15th August 2020
ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 15,000। ए ने बी को सामान बेचा 15,000 रुपए का। तो हमारा प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, हम एक तरफ लिखते हैं ए और एक तरफ लिखते हैं बी। ए हो गया सेलर और बी हो गया बायर। सो 15 अगस्त 2020 को ए ने बी को सामान सेल किया, तो ए भी एंट्री पास करेगा, बी भी एंट्री पास करेगा। कितने का सामान है? सामान है जी 15,000 रुपए का, तो ए एंट्री पास करेगा, बी अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, बी के लिए क्या है? परचेज, तो बी भी सेम डेट पर एंट्री पास करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू ए अकाउंट 15,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए ड्यू ऑन बी, ए ने बिल बनाया बी के ऊपर फॉर द अमाउंट ड्यू एट 3 months, यानी कि ए ने बिल बनाया 3 महीने का बिल है और ये बिल कितने अमाउंट का है? 15,000 रुपए का। तो 15 अगस्त को सेम डेट पर हम मान लेंगे कि ए ने बिल बनाया सेम 15 अगस्त को और 15 अगस्त को ही बी ने साइन करके बिल वापस ए को दे दिया, तो बिल बन गया वैलिड। वैलिडिटी ऑफ बिल के केस में हमारे को एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ए के पास बिल रिसीवेबल आ गया 15,000 का और ये दिया किसने साइन करके? बी ने, तो बी का अकाउंट हो गया क्लोज और हमारे पास अब पड़ा है बिल रिसीवेबल। सेम डेट पर यहां एंट्री पास होगी, ए अकाउंट डेबिट 15,000 टू इसने क्या दिया है? बिल पेबल 15,000। तो अगेन उसकी बुक्स में भी एक अकाउंट क्लोज हो गया और वहां पर क्या है? बिल पेबल। आगे चलते हैं। ए आफ्टर 10 days endorsed the bill to his creditor C for an amount due 15,300 in full settlement। ए ने क्या किया? 10 दिन तो उसने अपने पास ही बिल रखा और 10 दिन के बाद उसने ये बिल किसी क्रेडिटर सी को दे दिया, जिसको पैसे कितने देने थे? 15,300, लेकिन बिल कितने का दिया? 15,000 का, और बोला कि फुल सेटलमेंट हो गई है। फुल सेटलमेंट का मतलब है जो 300 रुपए बच गए वो डिस्काउंट है। ठीक है, सो ये हुआ एंडोर्समेंट का केस। अब यहां पर ए भी है, सी भी है और बी भी है। क्या जो एंडोर्समेंट की सिचुएशन है ये बी को पता है? अभी बी को कुछ नहीं पता कि ए उस बिल का क्या कर रहा है। ए अपने पास भी रख सकता है, ए एंडोर्स भी कर सकता है, ए डिस्काउंटिंग भी कर सकता है, लेकिन बी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी की एंट्री अभी पास नहीं होने वाली, अभी एंट्री पास होगी ए की बुक्स में और सी की बुक्स में। सो 10 दिन के बाद डेट आती है 25 अगस्त 2020, ये है आफ्टर 10 days। 10 दिन के बाद ये जो बिल है ये बिल सी के पास चला जाएगा, जिसको पैसे कितने देने थे हमने? 15,300। तो एंट्री क्या बनेगी? सी अकाउंट डेबिट 15,300, सी इज द रिसीवर। टू ये जो बिल है ये बिल चला गया, तो बिल जाने की एंट्री क्या हुई? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू बी आर 15,000, बिल तो 15,000 का है, बाकी क्योंकि फुल सेटलमेंट है तो ये 300 रुपए हमारे बच गए, तो दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड 300। सो ये एंट्री ए ने पास करी जब उसने बिल एंडोर्स कर दिया सी को। क्या सी भी कोई एंट्री पास करेगा? बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे हम सी की बुक्स बनाते हैं, तो सी क्या एंट्री पास करेगा? सी बोलेगा 25 अगस्त 2020 को उसके पास बिल आया। बिल कहां से आया? ए के पास से आया, तो बिल रिसीवेबल डेबिट 15,000, क्योंकि बिल कितने अमाउंट का है? 15,000 का। तो बिल आ गया सी के पास। जो डिस्काउंट 300 का है ए ने रिसीव किया है लेकिन सी ने अलाउ किया है, तो सी के लिए डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस हो गया 300 का, और 2 ये दिया किसने है? ए ने 15,300। सो जो एंट्री बेसिकली ए ने अपनी बुक्स में पास करी है उसी की हूबहू ऑपोजिट एंट्री सी अपनी बुक्स में पास कर देगा।
अब बिल किसके पास पड़ा है? अब बिल पड़ा है सी की कस्टडी में। अब सी इस बिल को अपने पास ही रखेगा। एज पर क्वेश्चन क्या हुआ? ऑन द ड्यू डेट द बिल इज पेड बाय बी। इसका मतलब ड्यू डेट पर सी इस बिल को उठा के बी के पास लेके जाएगा, बी को पूरी कहानी बताएगा कि ये बिल किसने किसको दिया था और उसके बाद सी के पास कहां से आया, और वो उसके पीछे जो एंडोर्समेंट लिखी हुई है वो बी को दिखाते हुए बोलेगा कि ये पैसे कृपया आप मुझे पे कर दीजिए। बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। बी विल मेक हिज पेमेंट, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको ऐसा बोला है। लेकिन हमें तो ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बिल था 15 अगस्त 2020 का और बिल था 3 महीने का। सो 3 महीने का बिल अगर है तो इसकी डेट बनती है 15/11/2020 प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो 18/11/2020, यानी कि ये है इसकी ड्यू डेट। ड्यू डेट पर ए का कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं, तो ए कोई एंट्री पास नहीं करने वाला है। सी का कोई लेना देना है? बिल्कुल। सी वो बिल रिसीवेबल किसको दे देगा? बी को, और बी उसके बदले पैसे किसको दे देगा? सी को। तो सी बोलेगा 18 नवंबर 2020 को कैश अकाउंट डेबिट 15,000। बी ने 15,000 की पेमेंट कर दी और इसके पास से जो बिल रिसीवेबल था वो बी के कस्टडी में चला जाएगा, तो बिल अकाउंट हो जाएगा क्लोज। सी की बुक्स भी खत्म, ए कोई एंट्री पास नहीं करेगा और हमारा जो बी है वो एक ही एंट्री पास करता है हमेशा। सो 18/11/2020 को एंट्री पास करेगा बीपी अकाउंट डेबिट 15,000, क्योंकि वो बिल उसके पास वापस आ गया सी के पास से, 2 और कैश चला गया। तो बीपी टू कैश जैसे ही एंट्री पास करेगा तो ये बीपी अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। और ए की बुक्स में बीआर तो उसी वक्त क्लोज हो गया था जिस वक्त उसने सी को एंडोर्समेंट करी थी इस बिल की। आई होप आपको ये प्रोसेस ऑफ एंडोर्समेंट और इसकी एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। और आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 10th July 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 35,000 प्लस IGST 18%। ठीक है, तो एक है हमारे पास ए और एक है बी। ए ने सामान बेचा बी को, तो ए ने 35,000 प्लस 18% जीएसटी, तो 35,000 में अगर हम 18% जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी होता है 6,300। इसका मतलब 10 जुलाई को ए सेल की एंट्री पास करेगा और 10 जुलाई को बी परचेज की एंट्री पास करेगा। सो हम एंट्री पास करते हैं 10 जुलाई 2020 को बी अकाउंट डेबिट 35,000 प्लस 6,300 यानी कि 41,300 टू सेल्स अकाउंट 35,000 और बाकी क्या है टू IGST आउटपुट 6,300। ये ए ने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी। सेम डेट पर बी इसी की ऑपोजिट एंट्री परचेज की एंट्री पास करेगा, तो वो बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट 35,000 IGST इनपुट अकाउंट डेबिट 6,300 और उसने पैसे देने हैं ए को 41,300। आगे, he drew on him a bill for 3 months for 35,000 and received a check for the balance amount। तो ए ने एक बिल बनाया 35,000 रुपीज का और जो बैलेंस 6,300 यानी कि जीएसटी का जो अमाउंट रह गया उसके बदले उसने चेक रिसीव कर लिया। तो ठीक है, बी एक्सेप्टेड द बिल और बी ने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया। तो 10 जुलाई 2020 को एक तो बिल रिसीवेबल आएगा और एक चेक भी आएगा। सो एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिट, बिल आएगा 35,000 का। अब मान लेते हैं वो जो चेक है वो उसी दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो सीधा ही एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट, अदरवाइज हमारे को चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। 6,300 टू देने वाला कौन? बी 41,300। इसी की रिवर्स एंट्री बी की बुक्स में ए अकाउंट डेबिट 41,300
2 बिल पेएबल 35,000 एंड 2 जो चेक चला गया बैंक अकाउंट 6,300। अब एक तरफ बिल रिसीवेबल है और दूसरी तरफ बिल पेएबल है। क्वेश्चन हमें कह रहा है आफ्टर 10 days ए एंडोर्स्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। तो ए ने क्या किया, ये बिल उठा के 10 दिन के बाद अपने क्रेडिटर सी को दे दिया। ठीक है, तो अब 10 दिन के बाद हमारी एंट्री होगी 20 जुलाई 2020 को। ये बिल किसको दिया है, सी को, तो सी इज द रिसीवर, सी अकाउंट डेबिट, और जो ये बिल रिसीवेबल हमारे पास पड़ा था ये चला गया, तो 2BR 35,000। क्या इस एंडोर्समेंट के बारे में बी को पता है? बी को पता भी हो तब भी उसको कोई एंट्री पास नहीं करनी, सो देयर विल बी नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एंडोर्समेंट। लेकिन ये बिल किसके पास है, ये बिल है सी के पास, तो सी भी तो एक एंट्री पास करेगा। तो 20 जुलाई 2020 को सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा कि मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया 35,000 का, और ये किसने दिया, ये दिया है ए ने 35,000। ठीक है, सो अब आप देखो ये बिल रिसीवेबल यहां से क्लोज हो गया और यहां पर आ गया। अब बिल किसके पास पड़ा है, सी के पास। सी क्या करेगा, क्वेश्चन हमें बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट द एक्सेप्टेंस इज ड्यूली मेट, यानी कि सी ने ये बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखा, ड्यू डेट पर वो बी के पास गया और बी ने पेमेंट कर दी। ये बिल था 10 जुलाई 2020 का, 3 महीने का बिल था, तो इसमें 3 महीने ऐड करें तो डेट आ जाएगी 10/10/2020। 3 दिन इसमें ग्रेस पीरियड ऐड किए तो 13 अक्टूबर 2020 है इसकी ड्यू डेट। ड्यू डेट पर सी बी के पास जाएगा और बी को बिल देते हुए पैसे रिसीव करेगा। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 35,000, सी के पास पैसा आ गया और ये जो बिल है ये बिल चला गया। ठीक है, तो इसकी बुक्स में ये बिल क्लोज हो गया। बी तो एक ही एंट्री पास करता है हमेशा, 13 अक्टूबर 2020 को, वो एंट्री उसकी फेवरेट है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वो बीपी टू कैश एंट्री पास कर देगा। और जैसे ही वो बीपी टू कैश एंट्री पास करेगा तो उसकी बुक्स में जो बीपी था वो क्लोज हो जाएगा। सो इन ऑल एंडोर्समेंट के अंदर सी की बुक्स की एंट्री भी हमको पास करने के लिए क्वेश्चन बोल सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने बोला था पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। सी कौन था, एंडोर्सिंग।